अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है वो हम केस स्टडीज़ 3 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये केस स्टडीज़ जो हैं ये डिबेटेबल हैं, हम इन्हें क्लास में डिस्कस करते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमें ये केस स्टडी जो है वो ऐसे ही डिस्कस करनी है। तो पहले तो मैं आपके सामने ये केस रख दूँ भाई, ये केसेस वो केस स्टडीज़ नहीं हैं जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। ये स्टैंडर्ड है, आई कैप के रूल्स हैं, उसके मुताबिक जो एक्चुअल प्रॉब्लम ऑडिटर को फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग ऑडिट, वो आई कैप को रेफ़र की जाती हैं। फिर आई कैप उसका सोल्यूशन जो है वो बताता है, दैट बिकम अ केस स्टडी। जैसा कि ये आपके सामने केस है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बाय द मेंबर इन प्लेस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। आपको अपॉइंट किया गया है ऑडिटर मेंबर्स की तरफ से, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आपको अपॉइंट कर रहे हैं। इन प्लेस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर मतलब प्रीवियस ऑडिटर को रिमूव करके आपको अपॉइंट किया जा रहा है। मेंबर एग्री टू पे यू ₹7 लाख। मेंबर जो हैं वो एग्री हो गए हैं कि आपको वो 7 लाख रुपया फ़ीस देंगे। इंस्टेड ऑफ ₹6 लाख विच वाज पे टू द प्रीवियस ऑडिटर। 6 लाख रुपये फ़ीस जो है वो आपको दी जा रही है, 7 लाख रुपीज़ फ़ीस आपको दी जा रही है इंस्टेड ऑफ ₹6 लाख, जबकि आपसे जो प्रीवियस ऑडिटर था उसे 6 लाख रुपया फ़ीस दी जा रही थी। विल यू एक्सेप्ट दी अपॉइंटमेंट, क्या आप इस अपॉइंटमेंट को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे? डिस्कस ब्रीफली। तो ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी एक्चुअली एक ऑडिटर को, तो केस रेफ़र किया गया या उसके ख़िलाफ़ किसी ने कंप्लेन कर दी, फिर आई कैप ने अपनी जजमेंट दे दी। आई कैप जो है वो ऑडिटर की गाइडेंस के लिए जब भी कोई रूल बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड ATR, ऑडिट टेक्निकल रिलीज़। जैसे प्रेस रिलीज़ होती है ना, अनाउंसमेंट्स, वैसे ये ऑडिट की टेक्निकल रिलीज़ हैं कि ऑडिट के हवाले से जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, आई कैप उसके ऊपर अपनी रिलीज़ दे देता है, अपनी अनाउंसमेंट सुना देता है। तो इसका आंसर जो है वो ATR 2, ऑडिट टेक्निकल रिलीज़ नंबर 2 पैरा 7 में दिया गया था, जिसमें आई कैप ने ये कहा कि अगर आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम फ़ीस ऑफ़र की जाए तो आई कैप के रूल्स के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट ये इजाज़त नहीं है कि वो प्रीवियस ऑडिटर से कम फ़ी चार्ज करें। ये जो सिचुएशन आपके सामने है इसमें देखें, आपको 7 लाख फ़ीस दी जा रही है, प्रीवियस ऑडिटर 6 लाख फ़ीस ले रहा था, तो आपको ज़्यादा फ़ीस दी जा रही है, प्रीवियस ऑडिटर को कम फ़ीस दी जा रही थी। तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस अपॉइंटमेंट को? तो ATR 2, ऑडिट टेक्निकल रिलीज़ नंबर 2 जो आई कैप ने जारी की, उसके पैरा नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ज़्यादा फ़ीस दी जाए प्रीवियस ऑडिटर के मुकाबले में तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर कम ऑफ़र की जाए तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होगा कि हर कोई वो ऑडिट असाइनमेंट लेने के लिए कि भाई मुझे ऑडिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, मैं एज एन ऑडिटर मैं फारिग ना रहूँ या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को ऑडिट करूँ, तो ये कंपटीशन शुरू हो जाएगा जिसमें हर कोई दूसरे से कम फ़ीस पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ऑडिट का ये प्रोफेशन जो है ना, इसमें वो जो फेयरनेस है ना वो ख़त्म हो सकती है। ये कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए, अनहेल्दी कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए ATR जारी किया गया, इशू किया गया कि कोई भी ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर से कम फ़ीस पर एग्री नहीं होगा, या उतनी फ़ीस ले या उससे ज़्यादा ले। तो आपके सामने ये जो केस स्टडी है इसमें लिखा हुआ, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन प्लेस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। आपको प्रीवियस ऑडिटर से ज़्यादा फ़ीस ऑफ़र हो रही है, तो इसका आंसर ATR 2 पैरा 7 में ये लिखा हुआ है, विल यू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट? तो इसका आंसर है येस, वी विल एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट बिकॉज वी आर पेइंग मोर, वी हैव बीन पेड मोर देन द प्रीवियस ऑडिटर। अगर कम दी जाती तो आप इसको बिल्कुल एक्सेप्ट ना करते, लेकिन अब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये फर्स्ट केस स्टडी है जिसको आपके साथ डिस्कस करना था। सेकंड केस स्टडी है जी, ये ISA 210 के हवाले से है जी, ISA 210 से रिलेटेड केस है जो आपके सामने है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ये भी एक्चुअल प्रॉब्लम है, फिर इसके ऊपर भी जजमेंट आई, इसको डिस्कस करते हैं जी। योर ऑडिट फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड टू कंडक्ट फुल स्कोप ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवरिंग अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ क्लेवर लिमिटेड। आपकी ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया गया है कि वो फुल स्कोप ऑडिट करें। फुल स्कोप ऑडिट का मतलब आपने ऑडिट की 4 एंगेजमेंट पढ़ी हैं, एश्योरेंस की 4 एंगेजमेंट्स पढ़ी हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट। यहाँ पर फुल स्कोप ऑडिट का मतलब है जो फुल स्कोप एक्सटर्नल ऑडिट है,
क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिट का जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा है, बाकी सबका कम है, एक्सटर्नल ऑडिट का स्कोप सबसे ज़्यादा है। तो आपको अपॉइंट किया गया था एक्सटर्नल ऑडिट के लिए, फुल स्कोप ऑडिट के लिए। किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट के लिए। 3 महीने की स्टेटमेंट है किसकी? क्लेवर लिमिटेड कंपनी की, आपको अपॉइंट किया गया है। अब इशू क्या है? इशू ये है क्लेवर लिमिटेड नीड्स द ऑडिट रिपोर्ट। क्लेवर लिमिटेड को ऑडिट रिपोर्ट चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग द बैंक लोन, क्योंकि उन्होंने बैंक लोन लेना है और बैंक वालों ने कंडीशन रखी हुई है कि जी आप ऑडिट रिपोर्ट लेकर आएँ। इस वजह से आपको अपॉइंट किया उन्होंने कि भाई आप ऑडिट करें और हमें बताएं, हमें एक रिपोर्ट दें ताकि हम वो बैंक में लेकर जाएं और बैंक हमें लोन दे दे। अब हुआ क्या, जब आपने ऑडिट स्टार्ट किया, वाइल वेरीफाइंग सर्टन अकाउंट हेड, जब आप अकाउंट्स जो हैं वो चेक कर रहे थे, यू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नज़र आई। और फिर जाहिर सी बात है जब आपको प्रॉब्लम नज़र आती है आप उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं मैनेजमेंट से। एज एन ऑडिटर आपका ये इख्तियार है, आपका ये राइट है और मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो वाइल वेरीफाइंग सर्टन अकाउंट हेड जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई। क्या प्रॉब्लम थी जी? फॉर विच यू आर नॉट प्रोवाइडेड सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाइज, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स के हवाले से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया क्लाइंट ने। क्लाइंट मतलब कंपनी ने जिसका आप ऑडिट कर रहे थे, क्लेवर लिमिटेड कंपनी का। क्लेवर लिमिटेड कंपनी का आप ऑडिट कर रहे थे, उन्होंने आपको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं दिया। तो क्या हुआ एट द सेम टाइम, अब क्लेवर लिमिटेड कंपनी को ये पता है इस बात का कि ऑडिटर को कहीं प्रॉब्लम अराइज हो रही है या उसने कोई पॉइंट आउट कर ली है चीज़, या उसने कोई फ्रॉड पकड़ लिया है, या कंपनी की कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो नॉन कंप्लाइंस शो कर रही हैं, ख़िलाफ़ वर्जियाँ शो कर रही हैं। तो जब ऑडिटर को ये पता चला, उसने जवाब मांगा तो कंपनी ने उसे सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई ना दिया। एट द सेम टाइम अब मैनेजमेंट को पता चल गया कि ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट क्लेवर लिमिटेड कंपनी की अप्रोचेज़ यू, वो आप तक आई, मतलब ऑडिटर के पास आई और कहा आस्क यू टू चेंज द स्कोप ऑफ असाइनमेंट। क्या आप इस तरह करें, एक्सटर्नल ऑडिट को छोड़ दें, मतलब असाइनमेंट जो है ना, ये जो एग्रीमेंट है एक्सटर्नल ऑडिट का, इसको छोड़ दें। फ्रॉम फुल स्कोप को छोड़ दें और आप क्या कर लें, सेकंड कैटेगरी में आ जाएं, रिव्यू एंगेजमेंट करना शुरू कर दें। मतलब उन्होंने ऑडिटर को कहा भाई आप एक्सटर्नल ऑडिट छोड़ दो, हमें ना रिव्यू एंगेजमेंट ही करके दे दो, जो सेकंड कैटेगरी, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिट, उसके बाद रिव्यू एंगेजमेंट, फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और फिर कंपाइलेशन। अब मैनेजमेंट को पता था कि ऑडिटर जो है वो फुल स्कोप ऑडिट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होंगी, ज़्यादा डिटेल चेकिंग होगी, ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने ऑडिटर से कहा भाई आप फुल स्कोप को चेंज करके ना रिव्यू एंगेजमेंट कर दें। अब आप एज एन ऑडिटर कहीं अपॉइंट हुए हैं, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन यू वुड अडॉप्टेड इन दिस सिचुएशन, आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो अब ये जनरल ओपिनियन तो नहीं है ना कि हर कोई अपनी मर्ज़ी करे, तो ISA 210 है जो आपको ये बताता है कि भाई क्या आपको इजाज़त है कि आप अपॉइंट फुल स्कोप के लिए हों, ऑडिट के लिए, और बाद में आप असाइनमेंट की जो नेचर है वो चेंज कर लें। तो इसको किस तरह एड्रेस किया गया, तो इसका सोल्यूशन ये है, ICAP की रूलिंग है, ISA 210 ICAP ने बना दिया और उसमें ICAP ने कहा कि भाई अगर आप कहीं फुल स्कोप ऑडिट के लिए अपॉइंट हुए हैं और आपको कहा जाता है आप रिव्यू एंगेजमेंट करें, मतलब हायर कैटेगरी के लिए आप अपॉइंट होते हैं, आपको कहा जाए भाई लोअर कैटेगरी की तरफ आप आएँ, तो आपको इस शिफ्टिंग की इजाज़त नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको ये असाइनमेंट, ये एग्रीमेंट छोड़ देना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की बात नहीं माननी चाहिए। कब? जब आपको हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ, हायर अश्योरेंस सर्विस से लोअर अश्योरेंस सर्विस को शिफ्ट करने को कहा जाए, तो आपको ICAP ये इजाज़त नहीं देता ISA 210 के मुताबिक कि आप ये शिफ्ट करें। आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप अपॉइंट हुए हैं रिव्यू एंगेजमेंट के लिए और आपको कहा जाए भाई रिव्यू एंगेजमेंट को छोड़कर हमें एक्सटर्नल ऑडिट कर दें, देखें जब आप एक्सटर्नल ऑडिट से शिफ्ट कर रहे हैं ना रिव्यू एंगेजमेंट, जैसा कि इस सिचुएशन में है, तो डाउट है ना कि लाजमी कोई ना कोई ऐसी बात है जो मैनेजमेंट छुपाना चाहती है, दैट्स वाई वो कह रही है फुल स्कोप को छोड़ के रिव्यू एंगेजमेंट में आ जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप रिव्यू एंगेजमेंट के लिए अपॉइंट किए जाते, आप रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे होते, लेकिन मैनेजमेंट कहती भाई आप एक्सटर्नल ऑडिट करें, तो इसका मतलब फिर कोई डाउट वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट खुद कह रही है कि रिव्यू को छोड़कर, लोअर कैटेगरी को छोड़कर हायर कैटेगरी का फुल स्कोप ऑडिट करें।
तो आई कैप ISA 210 के मुताबिक यहाँ पर सजेस्ट करता है, रूलिंग आई कैप की है कि अगर आपको हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ मूव करने को कहा जाए तो आपको इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी में जाने को कहा जाए तो फिर आपको इजाज़त है। मतलब आप अगर कंपाइलेशन कर रहे हैं, आपको कहा जाए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करें तो आप जा सकते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए अपॉइंट किया गया, आपको कहा जाए रिव्यू एंगेजमेंट करें, आप कर सकते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए अपॉइंट किया गया, आपको कहा जाए भाई एक्सटर्नल ऑडिट करें, तो फिर भी कर सकते हैं। अगर रिव्यू एंगेजमेंट के लिए अपॉइंट किया गया और कहा जाए भाई एक्सटर्नल ऑडिट करें, तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ एज एन ऑडिटर मूव नहीं कर सकते। तो ये इस केस स्टडी का आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। नेक्स्ट थर्ड केस स्टडी, आज की लास्ट केस स्टडी, आज के लेक्चर की लास्ट टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं जी। थर्ड केस स्टडी है जी, द मेंबर्स ऑफ पेंट लिमिटेड हैव नॉमिनेटेड योर नेम। पेंट लिमिटेड कंपनी है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने आपका नाम नॉमिनेट किया है ऑडिटर के तौर पर इन प्लेस ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। मतलब वो प्रीवियस ऑडिटर के बजाय उन्होंने आपका नाम जो है, आपकी ऑडिट फर्म का नाम सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है। द कंपनी हैज़ रिक्वेस्टेड टू यू गिव योर कंसेंट। कंपनी ने आपको लेटर लिखा, आप ऑडिटर हैं, आपकी ऑडिट फर्म है, कंपनी ने आपको लेटर लिखा और कहा जी बताएं कि टू एक्ट एज एन ऑडिटर इन राइटिंग। आप हमें लिख कर बताएं कि क्या आप लेटर दें का जवाब लिख कर दें कि क्या आप ऑडिटर के तौर पर हमारे लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट, आपसे ये 4 क्वेश्चन इस केस से हवाले से पूछे जा रहे हैं कि आपको अपॉइंट किया जा रहा है प्रीवियस ऑडिटर के मुकाबले में, तो आप बताएं, आप रिटर्न कंसेंट दें कि क्या आप अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन में 4 तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपसे डिस्कस करते हैं, फिर उसका आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कैन कंपनी ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम न्यू ऑडिटर इन राइटिंग बिफोर अपॉइंटमेंट। पहली सूरत तो ये है कि क्या ऑडिटर से, नए ऑडिटर से रिटर्न आप ये कानून के मुताबिक पूछ सकते हैं कि वो रिटर्न लिख कर दे कि भाई मैं ऑडिट करूँगा या मैं अवेलेबल हूँ। कैन कंपनी ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम न्यू ऑडिटर, क्या कंपनी न्यू ऑडिटर से कंसेंट ले सकती है राइटिंग लिखी हुई बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट से पहले। तो इसका आंसर सुन लें पहले। देखिए मैंने आपको भी बताया जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर पढ़ रहे थे कि जब ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है जिसमें रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई इनसे ऑडिट करवाया जाए। फिर एनुअल जनरल मीटिंग में वो नाम लाने से पहले बाकायदा उन ऑडिटर्स को लेटर लिखे जाते हैं, उनसे कंसेंट मांगी जाती है ताकि बाद में मीटिंग के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो येस इट इज़ अलाउड, ऑडिटर को भी इजाज़त है और कंपनी को भी इजाज़त है कि वो अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर से कंसेंट ले ले रिटर्न कि भाई आप एग्रीड हैं। ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता, सिर्फ मर्ज़ी पूछनी है, अवेलेबिलिटी पूछनी है कि क्या वो ऑडिट करने के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इसका आंसर है येस, कंपनी कैन ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम न्यू ऑडिटर। कंपनी ऑडिटर से कंसेंट ले सकती है, राइटिंग में ले सकती है, अपॉइंटमेंट से पहले ही लेगी ना, मर्ज़ी जानेगी, फिर उसका नाम फाइनल जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो है फाइनल किया जाएगा। तो इसका आंसर उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, कैन ऑडिटर गिव कंसेंट वॉलंटरीली। क्या ऑडिटर जो है वो कंसेंट वॉलंटरीली दे सकता है। अब वॉलंटरीली का मतलब क्या है, देखिए एक तो ये सिचुएशन थी ना जिसमें कंपनी ने लेटर लिखा ऑडिटर को, आपको, और आपसे कहा भाई हम आपको कंसीडर करना चाहते हैं, आपका नाम जो है वो हम प्रपोज करना चाहते हैं, रिकमेंड करना चाहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो आप अपनी अवेलेबिलिटी बताएं। दूसरी सिचुएशन, ये बी कंडीशन क्या है कि ऑडिटर गिव कंसेंट वॉलंटरीली। क्या ऑडिटर जो है वॉलंटरीली जो है वो कंसेंट दे खुद, मतलब कंपनी ना लेटर लिखे, एक ऑडिट फर्म खुद चल कर जाए या लेटर लिखे कंपनी को और कह जी हम अवेलेबल हैं। देखिए एक तो ये ना कि कंपनी लेटर लिखे ऑडिट फर्म को और उनसे पूछे कि क्या आप अवेलेबल हैं, आप अपने कंसेंट दें। ये क्या है, वॉलंटरीली। वॉलंटरीली का मतलब क्या हुआ, ऑडिटर बिला वजह या ऑडिटर अपने इलाके की सारी कंपनीज़ को लेटर लिख कर के भाई मैं अवेलेबल हूँ जी इस टाइम पीरियड में, तो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। ऑडिटर कैन नॉट गिव कंसेंट वॉलंटरीली, अपनी मर्ज़ी से नहीं, मतलब कोई कहे ना, जब तक कंपनी लेटर ना लिखे, कंपनी का लेटर ऑडिटर के पास आ ना जाए, ऑडिटर उसके जवाब में तो कंसेंट दे सकता है, लेकिन बगैर किसी के पूछे कंपनी कोई लेटर ना लिखे, ऑडिटर खुद कह दे भाई मैं अवेलेबल हूँ, ऐसी इजाज़त कानून ऑडिटर को नहीं देता।
उम्मीद है इसका क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, आंसर क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है जी, विल यू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, क्या आप इस एग्रीमेंट और कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने से पहले क्या आप जो आपसे पहला ऑडिटर था उससे आप कम्युनिकेट करेंगे, विल यू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, इसके बारे में कानून क्या कहता है। देखें, कानून तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आई कैप की एथिकल्स जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक इट इज़ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर कि ऑडिटर आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, सारे आई कैप के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो आई कैप की रूलिंग के मुताबिक कंपनी के एक ऑडिटर को, करंट ऑडिटर को प्रीवियस ऑडिटर से जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए। विल यू कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, तो यस, और आई कैप के एथिकल पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, उसे उसकी रिमूवल की वजह पूछनी चाहिए, कंपनी के मैटर्स के बारे में, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में पूछना चाहिए। इससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कंपनी को समझ सकेंगे और कंपनी का ऑडिट कर सकेंगे। तो आई कैप की रूलिंग के मुताबिक येस, वी विल कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर। लास्ट क्वेश्चन है जी इस केस स्टडी के हवाले से, व्हाट इन्फॉर्मेशन विल यू सीक बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन और गिविंग कॉन्सेंट, कि जब आप फाइनल एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं जी, ठीक है जी, एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कंपनी के साथ, उससे पहले आप कंपनी के बारे में या वैसे क्या जानना चाहते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन यू विल सीक, क्या इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में गेट करनी चाहिए। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन विल यू सीक, तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑडिटर सबसे पहले टाइप ऑफ बिज़नेस के बारे में जानना चाहता है। देखें, ऑडिटर हर तरह का ऑडिट करने के लिए स्पेशलाइज नहीं होता, हर ऑडिटर हर किस्म की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। कुछ ऑडिटर अपनी फील्ड में बैंक्स को ऑडिट करने में स्पेशलाइज होते हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी की, कुछ टेक्सटाइल मिल्स, कुछ शुगर मिल्स, हर किसी का अपना अपना एरिया होता है। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन विल यू सीक, सबसे पहले तो आप टाइप ऑफ बिज़नेस के बारे में जानना चाहेंगे, आपको जानना चाहिए टाइप ऑफ बिज़नेस के बारे में। सेकंड, साइज़ ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस का साइज़ क्या है, उसके मुताबिक देखें आपने फ़ीस डिमांड करनी है, अपनी वर्किंग जो है वो सारी देखनी है, कितना टाइम लगेगा आपको ऑडिट कंडक्ट करने में। तो साइज़ ऑफ बिज़नेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसके मुताबिक अपना स्टाफ अरेंज करते हैं ऑडिट करने के लिए, सारे ऑडिट की जो प्लानिंग है वो करते हैं। थर्ड, सबसे पहले हो गया जी टाइप ऑफ बिज़नेस। सेकेंडली आप साइज़ ऑफ बिज़नेस के बारे में जानना चाहिए आपको। थर्डली ऑडिट फ़ी, उसके मुताबिक आपने ऑडिट फ़ी जो है वो निगोशिएट करनी है, ऑडिट फ़ीस तय करनी है। तो टाइप ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ बिज़नेस, ऑडिट फ़ी, देन कंपनी की लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखना चाहेंगे ताकि आप ये आइडिया कर सकें कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट बनाई हुई हैं या नहीं बनाई हुई। तो चार तरह की इन्फॉर्मेशन हो गई जी, टाइप ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ बिज़नेस, ऑडिट फीस, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स। फिफ्थ इन्फॉर्मेशन आप क्या जानना चाहेंगे जी, आप प्रीवियस ईयर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर्स की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी ने प्रीवियसली जाहिर सी बात ऑडिट करवाया होगा, उसमें क्या ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है, क्या ओपिनियन दिया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे ताकि आप अच्छी तरह से करंट ईयर का ऑडिट कर सकें। फिर आप कंपनी की जो सब्सिडरीज़ हैं, कंपनी का उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, कंपनी की उनके साथ क्या ट्रांजैक्शंस हैं, ये जानना चाहते हैं। तो टाइप ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ बिज़नेस, ऑडिट फीस, लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट्स, देन रिलेशनशिप विद सब्सिडरीज़, देन एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट के साथ अगर आप पे कोई और रिक्वायरमेंट जो है वो आपसे चाहता है कि भाई आप इसके बारे में हमें रिपोर्ट दे दें, फॉर एग्जांपल वो सॉल्वेंसी रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता है या कंपनी की टैक्स डिडक्शन रिपोर्ट जो है उसके बारे में जानना चाहता है, तो एनी स्पेशल रिक्वायरमेंट उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि बताएं जी आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ज़रा नोट कर लें जी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं जी, टाइप ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ बिज़नेस, ऑडिट फीस, लेटेस्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 हो गई, प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट्स 5 हो गई,
फिर 6 हो गई जी रिलेशनशिप विद कंपनीज सब्सिडरीज़, कंपनी के अपनी ब्रांचेस सब्सिडरीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप है। 7th टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हो गई जी कि अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट कंपनी ने आपसे जो है वो डिमांड की है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि भाई आपकी कोई स्पेशल डिमांड है हमसे ऑडिट के दौरान, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से, तो वो हमें बताएं। तो उम्मीद है ये केस स्टडी भी आपको क्लियर होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंशाल्लाह ताला मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।